हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नेट। हम अपने टीचिंग एप्टीट्यूड के 17 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम देखते हैं इसके कुछ MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। चलिए लेट्स डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास आर वीक, यू शुड not care about the intelligent students, keep your speed of teaching fast so that students comprehension level may increase, keep your teaching slow along with some extra guidance to bright students। तो आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आपकी क्लास में कमज़ोर हैं, वीक हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो आप वीडियो देख रहे हो तो इसको पॉज करके आप खुद आंसर्स दे सकते हो ताकि आपको पता चले कि आप कितना स्कोर कर रहे हो इसमें। तो चलिए एक एक ऑप्शन इसका डिस्कस करते हैं। नॉट केयर अबाउट द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, अगर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आपकी क्लास में वीक है तो आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की केयर नहीं करोगे, जो कि सही नहीं है, तो ये ऑप्शन अपना कट हो जाएगा। कीप योर स्पीड ऑफ टीचिंग फास्ट सो दैट स्टूडेंट्स कॉम्प्रीहेंशन लेवल में इंक्रीज, आप अपनी टीचिंग की स्पीड को बढ़ा देंगे जिससे स्टूडेंट का कॉम्प्रीहेंशन लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये भी हमारी टीचिंग मैथोडोलॉजी नहीं कहती है कि कोई भी स्टूडेंट्स वीक हैं तो आप अपनी टीचिंग को बढ़ा दीजिए, तो ये ऑप्शंस भी अपना कट हो जाएगा। कीप योर टीचिंग स्लो एंड लास्ट ऑप्शन, कीप योर टीचिंग स्लो अलोंग विथ सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइट स्टूडेंट। सी ऑप्शन आपका आधा है। हम कह सकते हैं कि आप अपनी टीचिंग को स्लो कर सकते हो, लेकिन ये स्टेटमेंट आपकी कंप्लीट नहीं है, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि आप अपनी टीचिंग को क्या करें, स्लो करें और कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस दें, किनको, ब्राइट स्टूडेंट्स को। तो अगर आपके स्टूडेंट्स मेजॉरिटी क्लास में क्या है, वीक है, तो आपको अपनी टीचिंग को क्या करना चाहिए, स्लो करना चाहिए और कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस ब्राइट स्टूडेंट्स को देनी चाहिए। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इफ सम ऑफ योर पीपल्स मिसबिहेव विद यू इन द कॉलेज कैंपस, यू मस्ट, अगर आपके कुछ स्टूडेंट्स हैं आपसे मिसबिहेव करें कॉलेज के अंदर, तो आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल। ऑप्शन बी, रिपोर्ट टू देयर पेरेंट्स। ऑप्शन सी, इम्प्रूव देयर बिहेवियर बाय योर ऑन कैरेक्टर एंड स्कॉलरशिप। एंड ऑप्शन डी, मोबिलाइज अदर टीचर्स अगेंस्ट दीज गाइज। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। आप इसके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं क्वेश्चन के, ताकि आपको बाद में भी प्रिपेयर करने में हेल्प मिले। तो चलिए एक इसके ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। अगर मिसबिहेव करते हैं स्टूडेंट्स आपके, तो डायरेक्टली एक्शन लेने से पहले हमें उनके कैरेक्टर को क्या करना चाहिए, सुधारना चाहिए। उनको पता करना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनके बिहेवियर को चेंज करने में उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो हम प्रिंसिपल को डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं करेंगे, ना ही उनके पेरेंट्स को, और ना ही दूसरे टीचर्स को उनके अगेंस्ट करेंगे, क्योंकि ये टीचिंग के हमारे प्रिंसिपल्स नहीं है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि उनके बिहेवियर को क्या करेंगे, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टीचर इन द क्लास शुड कीप द पिच ऑफ हिज वॉइस। ऑप्शन ए, हाई इनफ। ऑप्शन बी, लो। ऑप्शन सी, मॉडरेट। एंड ऑप्शन डी, समटाइम लो एंड समटाइम हाई। अ टीचर इन द क्लास शुड कीप द पिच ऑफ हिज वॉइस, मतलब जो भी वो लेक्चर दे रहे हैं तो उनकी पिच कैसी होनी चाहिए, मतलब उनको कैसी पिच रखनी चाहिए अपनी, हाई या लो। तो ज़्यादा हाई भी हम नहीं रख सकते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ज़्यादा लो भी नहीं रख सकते हैं, ना ही मॉडरेट लो सकते हैं। तो हम अपनी लेक्चर्स के अकॉर्डिंग, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ही अपनी पिच को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कभी कभी लो पिच और कभी कभी हाई पिच। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी क्या था, करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सम स्टूडेंट्स फेल इन द एग्जामिनेशन, इट इज़ द फॉल्ट ऑफ। अगर कुछ स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हैं तो ये किसका फॉल्ट माना जाता है। ऑप्शन ए, द टीचर। ऑप्शन बी, द प्रिंसिपल। ऑप्शन सी, स्टूडेंट्स देमसेल्व्स। एंड ऑप्शन डी, टेक्स्ट बुक्स। तो इसमें हम
ये क्वेश्चन है हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के, जहाँ पे हमें थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए, अगर यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है कि सम स्टूडेंट्स फेल इन द एग्जामिनेशन, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स की बात हो रही है होल क्लास में से, तो हम इसका फॉल्ट किसको दें? ठीक है, तो देखा जाए हम टीचर को इस बात का फॉल्ट नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को टीच किया है, सभी स्टूडेंट एग्जामिनेशन में फेल नहीं हुए हैं, तो इसमें टीचर का फॉल्ट नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल, इसमें हमें प्रिंसिपल को बिल्कुल भी दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनमें इनका ऐसा इतना कोई रोल नहीं है, स्टूडेंट के फेल होने के लिए वो जिम्मेदार नहीं हो सकते। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स देमसेल्फ। हाँ, अगर कुछ स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में फेल हुए हैं तो हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स इनके लिए खुद जिम्मेदार हैं। फिर भी हम डी ऑप्शन चेक करते हैं, टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक्स को भी हम दोष इसमें नहीं दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा स्टूडेंट का। कुछ स्टूडेंट्स अपने कारण ही क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, हो सकता है उन्होंने मेहनत नहीं की हो। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है एमसीक्यूज़ को कैसे सॉल्व करते हैं। हम सारे ऑप्शंस देखते हैं और एक एक ऑप्शन को जो हमें लगता है उनको हम क्या करते रहते हैं, कैंसिल करते रहते हैं। हमें पता है कि कुछ स्टूडेंट्स के फेल होने से ना इसमें टीचर का कोई दोष होगा, ना प्रिंसिपल का, ना टेक्स्ट बुक्स का। अगर सभी स्टूडेंट्स की बात होती तो यहाँ फिर भी हम एक बार कह सकते थे कि इसमें हर स्टूडेंट्स का दोष नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या निकल कर आया है, इसमें सी आंसर निकल कर आया है, जिसके लिए स्टूडेंट्स क्या हैं, खुद जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अ टीचर हु इज नॉट एबल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हिज स्टूडेंट्स शुड। कोई भी टीचर जो अपने स्टूडेंट्स का अटेंशन ड्रॉ नहीं कर पा रहा है, मतलब उनका अटेंशन नहीं ले पा रहा है, उसको क्या करना चाहिए? इवैल्यूएट हिज टीचिंग मैथड एंड इम्प्रूव इट। बी ऑप्शन, रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट। सी, फाइंड फॉल्ट इन हिज पीपल्स। एंड डी, स्टार्ट डिक्टेटिंग। कोई भी अगर टीचर है वो अपने स्टूडेंट का अटेंशन नहीं ले पा रहा है, तो हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। इवैल्यूएट हिज टीचिंग मैथड एंड इम्प्रूव इट। हाँ, डेफिनेटली टीचर ये कर सकता है कि वो अपनी टीचिंग को ही इवैल्यूएट करे कि स्टूडेंट्स को समझ में क्यों नहीं आ पा रहा है। वो अपने मेथड को इवैल्यूएट करे, और हो सकता है कि उसको मेथड चेंज करने की ज़रूरत पड़े, अपने मेथड को चेंज करे और उसको इम्प्रूव करे। ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन फिर भी हम बाकी ऑप्शंस को चेक करते हैं। रिज़ाइन फ्रॉम द पोस्ट, ये बिल्कुल भी किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है कि आप अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दो। सॉरी। फाइंड फॉल्ट इन हिज पीपल्स, आप स्टूडेंट्स में ही फॉल्ट ढूंढने लग जाओ, ये भी टीचर की कोई प्रिंसिपल और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मतलब टीचर ऐसा नहीं सोच सकता कि वो अपने स्टूडेंट्स में ही फॉल्ट देखे, तो ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। स्टार्ट डिक्टेटिंग, ये भी हम नहीं कह सकते कि कोई मतलब टीचर को हेल्प मिलेगी डिक्टेट करने से भी, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, टीचर अपने ही मेथड को क्या करे, इवैल्यूएट करे और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टीचर should introduce the lesson before he starts teaching, should have command over his language, should have command over his subject and all of the above। टीचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ए ऑप्शन है, ए टीचर शुड इंट्रोड्यूस द लेसन बिफोर ही स्टार्ट्स टीचिंग। तो ये बिल्कुल सही है कि स्टार्ट होने से पहले वो थोड़ा सा अगर लेसन के बारे में कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बता देंगी तो स्टूडेंट्स के लिए भी क्या होगा, उसको समझना बहुत ईजी होगा। बी ऑप्शन, शुड हैव कमांड ओवर हिज लैंग्वेज, बिल्कुल वो जो भी पढ़ा रही हैं, जो भी लैंग्वेज यूज़ कर रही हैं, उन पर उनकी पूरी कमांड होनी चाहिए। लाइक हिंदी में पढ़ाए चाहे इंग्लिश में पढ़ाए, लेकिन जिसमें भी पढ़ाए वो पूरी कमांड के साथ में पढ़ाए। सी ऑप्शन, शुड हैव कमांड ओवर इस सब्जेक्ट, बिल्कुल वो जो भी सब्जेक्ट टीच कर रही हैं उनको खुद को उनके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो टीचर अच्छी टीचर कहला सकती है। और डी ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव। तो तीनों ये हमारे करेक्ट हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ टीचर इज नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ अ स्टूडेंट ही शुड। अगर टीचर है किसी भी स्टूडेंट के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया तो वो क्या करेगा? ऑप्शन ए, से दैट ही विल आंसर आफ्टर कंसल्टेशन। बी, रिब्यूक द पीपल। सी, से दैट द क्वेश्चन इज रॉन्ग। एंड डी, फील शाय ऑफ हिज इग्नोरेंस।
ठीक है, तो टीचर को क्या करना चाहिए? तो आप खुद सोचिए कि टीचर को क्या करना चाहिए। कि स्टूडेंट को ही कह दे कि मतलब उसको ही उसमें ही कुछ गलतियां निकालने लग जाए, या ये कहे कि क्वेश्चन रोंग है, उसका आंसर रोंग है, या फिर डर के मारे कुछ ना कहे। तो इसमें ऑप्शंस में हम देखते हैं ए ऑप्शन, से दैट ही विल आंसर आफ्टर कंसल्टेशन। बिल्कुल ये हो सकता है। टीचर्स मान लो कोई आंसर नहीं दे पाए तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। वो कह सकती हैं कि मैं किसी दूसरे टीचर से या बुक से कंसल्ट करके आपको आंसर बाद में बता दूंगी, जो कि बिल्कुल टीचिंग प्रैक्टिसेस के मद्देनज़र बिल्कुल सही बात है। बी ऑप्शन बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। क्वेश्चन रोंग की बात भी टीचर नहीं कह सकता, और ये भी डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, से दैट ही विल आंसर आफ्टर कंसल्टेशन। जो भी क्वेश्चन का आंसर है वो किसी से भी कंसल्ट करके स्टूडेंट को बाद में समझा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर। हमें अपने टीचिंग प्रोसेस को अरेंज करना है। यहाँ पे आपके 5 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। प्रोसेस बताना है कि टीचिंग का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है और कैसे एंड होता है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज। बी इवैल्यूएशन। सी रीटीचिंग। डी फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड ई प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल्स। हम यहाँ पे बात करें टीचिंग के बारे में, हमें पता है तो हम स्टार्टिंग से ही देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि बिना किसी ऑब्जेक्टिव के हम टीचिंग नहीं कर सकते। किसी भी टीचिंग को करने के लिए एक कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और कोई एम होना चाहिए। स्टार्टिंग वहीं से शुरू होती है, उसके बाद ही हम टीचिंग तक जाते हैं। तो जो हमारा ये फर्स्ट है फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ये क्या हो जाएगा, हमारा टीचिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप हो जाएगा कि हमने पहले अपने क्या कर लिए, ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट कर लिया। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मुलेट करने के बाद में हमने पढ़े थे अपने मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। वहाँ पे हमने पढ़ा था एक मैक्सिम फ्रॉम नोन टू अननोन, जहाँ पे हम रिलेट करते थे कि जो हमें नॉलेज का पता है पहले उसको बताना और उसके बाद में किसी अननोन फैक्ट्स पे जाना। तो यहाँ पे ए पॉइंट है रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज। जो भी हमारी प्रीवियस नॉलेज है उसको रिलेट करना किससे, प्रेजेंट नॉलेज से। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सेकेंड स्टेप हो जाएगा। थर्ड हम बात करते हैं हमारी जो भी हमने अब नॉलेज को क्या कर लिया, रिलेट कर लिया, उसके बाद में हम स्टूडेंट्स के सामने क्या रखेंगे, अपना कंटेंट रखेंगे। तो ई ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल्स, की जो भी कंटेंट है वो हमने अपने स्टूडेंट्स के सामने रख दिया, अपने जो भी मटेरियल था वो स्टूडेंट को प्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट है उसके बाद में जब स्टूडेंट्स को हमने लेक्चर दे दिया, हम क्या करेंगे, स्टूडेंट को इवैल्यूएट करेंगे कि स्टूडेंट को कितना समझ में आया है, उसने कितना लर्न किया है। तो फोर्थ स्टेप हो जाएगा हमारा इवैल्यूएशन और फिफ्थ स्टेप हो जाएगा हमारा रीटीचिंग। रीटीचिंग का मतलब हो जाएगा इवैल्यूएट करने के बाद में मान लो स्टूडेंट्स को कुछ चीज़ नहीं समझ में आई है तो हम क्या करेंगे, उनको दोबारा पढ़ाएंगे और दोबारा वो टॉपिक समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस हिसाब से हमारा देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे फॉर्मुलेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो डी यानी कि फोर्थ हमारा स्टेप हो जाएगा फर्स्ट, जिसमें हमें इस ऑप्शन में दिख रहा है 4 1 5 2 3। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को मतलब बिल्कुल जल्दी सॉल्व करने कैसे करते हैं, वो ये है कि हमारा पहला ही हमें देखने को मिल गया था कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या करते हैं, सेट करते हैं। एक सेकेंड, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। नीचे अगर हम कोड्स में देखें तो सबसे फर्स्ट स्टेप में जो 4 है वो एक ही ऑप्शन में है, तो हम इसी बेसिस पे भी हम अपने आंसर को क्या मान सकते हैं, राइट मान सकते हैं। लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए आपको टीचिंग प्रोसेस का पता होना चाहिए कि पहले हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट किया, फिर उसको जो भी नॉलेज है उसको प्रीवियस नॉलेज और प्रेजेंट नॉलेज को रिलेट किया, स्टूडेंट्स को अपने कंटेंट और मटेरियल्स प्रोवाइड करे, उनका इवैल्यूएशन किया और उनको दोबारा कुछ ना कुछ लर्न करवाने के लिए दोबारा उनको बताया, वो हो जाएगा हमारा रीटीचिंग। तो ये था हमारा टीचिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो टीचिंग इज यूजफुल टू स्टूडेंट्स ऑफ। अब यहाँ पे बात आती है माइक्रो टीचिंग की। माइक्रो टीचिंग हमने अपने लेक्चर्स में पढ़ा नहीं है, तो मैं थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन बता देती हूँ कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है। बात करते हैं माइक्रो टीचिंग की। माइक्रो टीचिंग को हम कह सकते हैं जो ऑर्गेनाइज की जाती है टीचिंग प्रैक्टिस के लिए।
ठीक है। अब जैसे टीचिंग की बात आती है, जो टीचर हैं वो भी क्लास में जाने से पहले अच्छे से प्रिपेयर होकर नहीं जाएंगे तो उनको नहीं समझ में आएगा कि स्टूडेंट्स के सामने कैसे लेक्चर देना है या क्या पढ़ाना है। इसलिए टीचर के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो अच्छे से अपना लेक्चर प्रिपेयर और पूरी प्रैक्टिस के साथ में स्टूडेंट्स के सामने जाएँ, ताकि स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से समझ आए कि जो भी टॉपिक वो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको अच्छे से वो लर्न हो। ठीक है। जो माइक्रो टीचिंग का गोल होता है कि जो भी हमारे टीचर्स हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, उनको सपोर्ट करना या उनको कुछ फीडबैक देना। माइक्रो टीचिंग में क्या है कि जो टीचर है अपना शॉर्ट सा जो लेक्चर है, शॉर्ट सी वीडियो एक प्रिपेयर करती हैं और वो अपने फ्रेंड्स या कलीग्स को लेक्चर शुरू होने से पहले ही दिखा देती हैं, ताकि उनको अपने फ्रेंड्स और कलीग्स का क्या मिल सके, फीडबैक मिल सके, और उनमें कुछ भी चेंजेस उनको करने की ज़रूरत है तो वो लेक्चर में अपने चेंजेस कर लें और फिर स्टूडेंट्स के सामने वो लेक्चर देने जाएं। ठीक है। तो यही क्या होता है, माइक्रो टीचिंग होता है, जिसमें टीचर क्या है पहले कुछ प्लानिंग करती है। ठीक है। कुछ प्लानिंग करी कि उनके दिमाग में ये आया कि उनको स्टूडेंट्स को क्या बताना है या क्या समझाना है। ठीक है। उसके बाद में प्लान के बाद में उन्होंने क्या किया, उसको टीच किया। टीच किसको किया, अपने फ्रेंड्स या कलीग्स के सामने पढ़ाया या फिर कोई भी वीडियो लेक्चर के थ्रू उनको दिखाया। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है ऑब्जर्व। जो उनके फ्रेंड्स और कलीग्स हैं वो उनके लेक्चर को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और उनको कुछ ना कुछ क्या देंगे, फीडबैक देंगे या फिर जो भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है वो उनको उनके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट ऑब्जर्व के बाद में टीचर क्या करेगा, उसको रीप्लान करेगा। जो भी उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए कुछ लेक्चर प्लान किया था उसमें दोबारा उसको रीप्लान करेगा, जो भी चेंजेस रिक्वायरमेंट है वो चेंजेस करेगा और उसके बाद में दोबारा क्या करेगा, रीटीच करेगा। तो ये क्या है, हमारा प्रोसेस निकल कर आता है कि हमने क्या किया, पहले कुछ प्लानिंग करी, फिर हमने अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के सामने उस लेक्चर को बताया, उसके बाद में जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया, कुछ भी चेंजेस करे थे उसको रीप्लान किया और उसको रीटीच किया। तो यही होती है माइक्रो टीचिंग, कि क्लास में जाने से पहले ही अपनी टीचिंग को क्या कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। तो ये इज़ यूजफुल टू द स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी क्लासेस ओनली, जूनियर क्लासेस ओनली, +2 क्लासेस ओनली एंड हायर क्लासेस एंड प्राइमरी क्लासेस बोथ। तो माइक्रो टीचिंग मैं आपको बता दूं हायर क्लासेस और प्राइमरी क्लासेस दोनों के लिए क्या है, ज़रूरी है। तो ये क्या था हमारा माइक्रो टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ रिमार्क्स आर पास्ड बाय स्टूडेंट्स ऑन यू एज अ टीचर यू विल। अगर कोई भी रिमार्क्स है वो स्टूडेंट्स के द्वारा आपको पास किए जाते हैं तो आप क्या करोगे। ऑप्शन ए, पनिश देम। ऑप्शन बी, expel them from the college. Option T, take revenge while evaluating internal test copies. एंड ऑप्शन डी, बी इम्पार्शियल एट द टाइम ऑफ इवैल्यूएशन। ये क्वेश्चन आपका पहले भी अभी आया है जब कॉलेज के स्टूडेंट्स वाला जो हमने किया था। तो यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में नए क्वेश्चंस क्या रहते हैं, ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, बस कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन, मतलब लैंग्वेज वगैरह चेंज हो जाती है और ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं, बाकी मीनिंग क्या है क्वेश्चंस का वही रहता है। ठीक है। तो हम बात करते हैं ऑप्शन ए की, पनिश देम, ये बिल्कुल नहीं होगा। सेकेंड, एक्सपेल देम फ्रॉम द कॉलेज, हम ऐसा भी नहीं कर सकते। सी, टेक रिवेंज वाइल इवैल्यूएटिंग इंटरनल टेस्ट कॉपीज़, ये भी टीचिंग प्रिंसिपल्स में हमारे नहीं आते कि हम उनसे बदला लें। टीचर कभी भी अपने स्टूडेंट से बदला नहीं लेता है। डी, बी इम्पार्शियल एट द टाइम ऑफ इवैल्यूएशन, ये बिल्कुल सही है। अगर कोई भी स्टूडेंट आप पर रिमार्क करता भी है तो आप उन्हें एक बार अवॉइड करें और जब भी इवैल्यूएशन करें उनका, चाहे वैसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या समेटिव इवैल्यूएशन, तो उस टाइम क्या रहे, इम्पार्शियल रहे। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इज पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स का देखने को कौन सी टीचिंग के थ्रू मिलेगा। ऑप्शन ए, लेक्चर मेथड। ऑप्शन बी, डिस्कशन मेथड। ऑप्शन सी, टेक्स्ट बुक मेथड एंड ऑप्शन डी, ऑडियो विजुअल एड्स। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इस क्वेश्चन को देखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइए कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जो स्टूडेंट्स का है वो टीचिंग में किसके थ्रू हमें देखने को मिलेगा। लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड और ऑडियो विजुअल एड्स। तो इस आंसर का वेट रहेगा मुझे, आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एंड इफेक्टिव टीचिंग मीन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, जो इफेक्टिव टीचिंग है वो सभी मानी जाएंगी, सिर्फ इसमें से एक ऑप्शन को छोड़कर जो हमारी इफेक्टिव टीचिंग नहीं मानी जाएगी। तो हमें यही बताना है कि इसमें से हमारी इफेक्टिव टीचिंग कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए की बात करते हैं, अ टीचर टीचेस विद एंथुजियाज्म। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि बिल्कुल टीचर जो है बहुत अच्छे से टीच कर रहा है, विद एंथुजियाज्म टीच कर रहा है, तो इफेक्टिव टीचिंग मानी जाएगी। बी ऑप्शन, ए टीचर फाइंड्स फॉल्ट इन हिज स्टूडेंट्स। टीचर क्या कर रहा है, स्टूडेंट्स में फॉल्ट ढूंढ रहा है, तो ये हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव टीचिंग में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी हम अपने बाकी ऑप्शंस को चेक करते हैं। ए टीचर पुट्स एम्फेसिस मोर ऑन टीचिंग देन ऑन क्लास कंट्रोल। जो टीचर क्या है वो टीचिंग पे ज़्यादा फोकस करता है देन ऑन क्लास कंट्रोल। तो हम डेफिनेटली इसको कह सकते हैं कि टीचिंग पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। ए टीचर इज़ इंटरेस्टेड इन मेकिंग द सब्जेक्ट मैटर अंडरस्टूड रेदर देन ऑन कंप्लीटिंग द कोर्स। टीचर क्या है, सब्जेक्ट को मतलब अंडरस्टूड मतलब ऐसा बनाना चाहता है किसी भी कि स्टूडेंट्स को क्या हो, समझ आए, रेदर देन ऑन कंप्लीटिंग द कोर्स। मतलब टीचर को क्या है, कोर्स कंप्लीट कराने की जल्दी नहीं है, उनको ये है कि बच्चों को टॉपिक समझ में आना चाहिए। तो बिल्कुल ये भी क्या हो जाएगा, हमारा इफेक्टिव टीचिंग माना जाएगा। तो जो बी ऑप्शन है, ए टीचर फाइंड फॉल्ट इन ए स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स में फॉल्ट निकालना, ये टीचर के प्रिंसिपल्स में नहीं आता, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। मतलब ये इफेक्टिव टीचिंग में हमारा नहीं आता। Next question, kindergarten system of education means garden of small kids which is adapted to। किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या है, ये डिज़ाइन किया गया था प्री स्कूल के लिए। मतलब जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आते हैं या प्ले स्कूल के या प्राइमरी के, उनको सिखाया जाता था किसी क्रिएटिव प्ले के थ्रू। मतलब कोई भी वो सोशल इंटरेक्शन करे, खेल कूद करके कुछ ना कुछ सीखे। तो यही हमारे किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन का मेन रोल था। ठीक है, तो इसको किंडरगार्टन कहा जाता है क्योंकि इसमें जो प्ले स्कूल और प्राइमरी स्कूल के बच्चे ज़्यादा पार्ट लेते हैं, एक्टिवली पार्ट लेते हैं। तो ये जो है गार्डन ऑफ स्मॉल किड्स, गार्डन ऑफ स्मॉल किड्स है, ये जर्मन लैंग्वेज में इसको कहा गया है। अब ये हमें बताना है कि किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन हमें किसने दिया था। तो ये मैं आपको बता देती हूँ, ये दिया था हमें फ्रॉइबल ने। जो बी ऑप्शन है इसका वो करेक्ट आंसर है, दैट इज फ्रॉइबल। किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज गिवन बाय फ्रॉइबल, जिसमें ये कहा गया था कि जो भी स्कूल है उसमें जो भी टीचर स्टूडेंट्स को जो एजुकेशन दी जाती है वो कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के थ्रू दी जाती है। तो यही क्या था हमारा किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, टीचर्स शुड स्टडी एजुकेशनल फिलोसफी बिकॉज। टीचर्स को एजुकेशनल फिलोसफी को स्टडी करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, बिकॉज दे डू नॉट नो इट। ऑप्शन बी, दे डू नॉट हैव देयर ऑन फिलोसफी। सी, फिलोसफी इज द बैकबोन ऑफ ऑल डिसिप्लिन्स। एंड डी, दे मे इम्प्रूव देयर वर्क बाय क्लैरिफाइंग देयर ऑन फिलोसफी। तो स्टूडेंट को एजुकेशनल फिलोसफी को स्टडी करना चाहिए, दे डू नॉट नो इट। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनको नहीं पता है इसलिए उनको स्टडी करनी चाहिए। तो ये ऑप्शन तो अपना बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। दे डू नॉट हैव देयर ओन फिलोसफी, उनकी खुद की फिलोसफी नहीं है इसलिए उनको स्टडी करना चाहिए। तो ये भी हम ऑप्शन नहीं कह सकते कि पूरी तरह से सही है। सी, फिलोसफी इज द बैकबोन ऑफ ऑल डिसिप्लिन्स। ठीक है, मान सकते हैं। ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं, दे में इम्प्रूव देयर वर्क बाय क्लैरिफाइंग देयर ऑन फिलोसफी। जो ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि फिलोसफी के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, अपने वर्क को इम्प्रूव कर सकते हैं। जब उनको खुद को क्लैरिफाई हो जाएगी कि उनकी खुद की फिलोसफी क्या है, तो उनको काम करने में भी क्या रहेगी, आसानी रहेगी, और वो अपने वर्क और कैपेबिलिटीज़ को भी क्या कर पाएंगे, इम्प्रूव कर पाएंगे। तो इसीलिए टीचर को एजुकेशनल फिलोसफी को क्या करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। तो ये थे हमारे 15 MCQs। आई होप आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चंस कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो भी हमारी MCQs को लेकर ही होगी। तो आई होप आपको ये MCQ समझ में आए होंगे। प्लीज़ इसको अच्छे से आप करिएगा और कमेंट में अपने स्कोर भी बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को लाइक करिए। थैंक यू।